वेलकम टू वेटरबीम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर वेल इन फर्स्ट ईयर बीवीएससी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में कैसे बिना किसी हार्ड वर्क करते हुए स्मार्ट वर्क के साथ अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। दूसरा, आपके गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि यूपीएससी करना है, आरबीसी में जाना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, असिस्टेंट वेटरनरी सर्जन बनना है, साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, या शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कि मुझे कितने नंबर चाहिए, है ना, 50% चाहिए, 60% अबव चाहिए, 70% अबव चाहिए, 80+ चाहिए, टॉप करना है उस हिसाब से। देन व्हाट इज द वेटेज, व्हाट इट हैज टू डू विद स्टडिंग, हर सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा पढ़ने में। देन व्हाट आर द पासिंग रिक्वायरमेंट एंड देन विच सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और बुक्स कौन कौन सी है। तो जो ये बुक्स का है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है कि कौन कौन सी बुक फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। उसके अंदर मैंने सारी बुक्स के बारे में डिटेल में अपने व्यूज दिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट आते हैं, वेटरनरी एनाटमी, वेटरनरी फिजियोलॉजी और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है वेटरनरी एनाटमी, जिसको रचना शरीर बोलते हैं हिंदी में। तो एनाटमी में जैसे कि नाम है रचना शरीर, शरीर कैसे बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट ऑर्गन्स की टोपोग्राफी, उसके रिलेशन दूसरे ऑर्गन्स के साथ, ये सारी चीजें हम एनाटमी में पढ़ते हैं। ठीक है, एनाटमी के 3 पार्ट हैं। इसमें आती है ग्रॉस एनाटमी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। सो ग्रॉस एनाटमी के अंदर हम सारा ग्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं, जो मैंने कहा कि मॉर्फोलॉजी हो गई एनिमल की, हर एक ऑर्गन की टोपोग्राफी हो गई, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे शेप का है, कहाँ लोकेटेड है, आसपास के स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सारी चीजें हमें ग्रॉस एनाटमी में पढ़नी है। और जो पेपर 1 है वो पूरा ग्रॉस एनाटमी का आएगा। ठीक है, देन हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट टाइप के पार्ट है एनाटमी के। हिस्टोलॉजी को हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं। इसके अंदर हम हर एक ऑर्गन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कि माइक्रोस्कोप में वो कैसा दिखता है, सेल्स कैसी दिखती है, इसको हम देखते हैं। देन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो जेस्टेशन पीरियड के अंदर एम्ब्रियो होता है, जाइगोट टू फुल ग्रोन एनिमल कैसे बन रहा है, वो पूरी प्रोसेस हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस एनाटमी का थोड़ा सा पार्ट, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, ये 3 चीजें पेपर 2 में आती है। कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके ऊपर भी मैंने पेपर वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर इस हिसाब से पेपर 1 पेपर 2 का डिवीजन है। याद रखना है हर सब्जेक्ट में हमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में कुछ पार्ट आता है, पेपर 2 में सिलेबस का कुछ पार्ट पूछा जाता है। तो हमें पढ़ाई भी उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए करनी है। ठीक है, देन इसके अंदर है कि ग्रॉस एनाटमी कैसे पढ़ना है, हिस्टो कैसे पढ़ना है और एम्ब्रियो कैसे पढ़ना है। तो ग्रॉस एनाटमी के लिए आई सजेस्ट कि फर्स्ट बुक से पढ़ना है। ठीक है, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है उसके ऊपर जैसा उनका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। बट आई सजेस्ट कि जो सबसे बड़ी बुक होती है हमेशा उससे शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें सिसन्स की है तो वो वाली बुक आप सबसे पहले रेफर करें। अगर ऐसा लगता है कि वो जम नहीं रही है ना, इट इज टू मच, देन यू कैन गो फॉर सम स्मॉलर या स्लिमर बुक्स। ठीक है, तो ये ग्रॉस एनाटमी होगी। ग्रॉस एनाटमी की बेस्ट चीज होती है कि सारी चीजें कनेक्टेड होती है और इजीली आप उसको समझ सकते हो अगर आप उसे विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो विजुअलाइज करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट थिंग लैब में जाकर के देखना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग यही है कि आपको आपकी जो कॉलेज की लैब है उसको विजिट करना है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको बहुत अच्छे से देखना है। दूसरी चीज, यूट्यूब, दिस इज द बेस्ट सोर्स टू लर्न एनाटमी। यूट्यूब से ज्यादा अच्छा एनाटमी कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैंने भी एनाटमी के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑस्टियोलॉजी के हैं, स्प्लैंक्टोलॉजी के हैं, उन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, शॉर्ट 8 से 10 मिनट के, कुछ कुछ है 10 से ऊपर 13-14 मिनट के। तो उस टाइप के शॉर्ट वीडियो में आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं और आपको ग्रॉस एनाटमी बहुत इजीली याद हो जाएगी। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेटरनरी स्टूडेंट्स हैं, वेटरनरी टीचर्स भी हैं, वेटरनरियंस जो बन चुके हैं, जो कि यूट्यूब पे एनाटमी पढ़ा रहे हैं, तो आप उधर देख सकते हो। प्लस देयर आर सम चैनल्स जहाँ पे आपको डाइसेक्शन बहुत अच्छे से करके दिखाया जाएगा। तो आप जितना डाइसेक्शन देखोगे उतना अच्छी आपकी एनाटमी होती जाएगी। ठीक है, तो यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स। अदर देन यूट्यूब आपके जो दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उस पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है एनाटमी की। एनाटमी की स्टडी टिप सबसे बेस्ट वही है कि आपको रिविजन डेली करना है एनाटमी का, किसी ना किसी टॉपिक को लेकर के। दूसरी चीज, हर चीज को आपको विजुअलाइज करना है। और ये विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है, पहली चीज की याद करने के लिए, बिकॉज एनाटमी इटसेल्फ इज अ विजुअल सब्जेक्ट। दूसरी चीज, यहाँ पे डायग्राम ये कंपलसरी होते हैं। ठीक है, विदाउट डायग्राम आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो एनाटमी में हमें आंसर कैसे लिखना है, हमको एनाटमी पढ़ ली, याद हो गई, बट आंसर कैसे लिखना है, तो सबसे पहली स्टेप होगी डायग्राम बनाना है। देन हमें जो भी स्ट्रक्चर या बोन या कोई भी चीज बोली पूछी गई है क्वेश्चन में, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे अगर बोन है, स्कैपुला है,
तो हम पहले शुरुआत करेंगे कि इट इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, राइट, लोकेटेड इन द शोल्डर रीजन। इसके ऊपर कौन सा सिंसार्कोसिस बन रहा है, डिस्टली क्या बन रहा है, शोल्डर जॉइंट बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, ह्यूमरस के साथ बन रहा है, इसकी बॉडी में अलाइनमेंट कैसी है ना, फॉरवर्ड है, डाउनवर्ड है, किस टाइप से। तो वो चीजें हमको जनरल डिस्क्रिप्शन 3 से 4 लाइन में ये हमें देना है। देन हम उसकी डिटेल में टोपोग्राफी के आएंगे कि स्कैपुला, जो जैसे एग्जांपल दिया स्कैपुला का, तो उसके अंदर कितनी सर्फेसेस है, कितनी बॉर्डर्स है, कितने कॉर्नर्स उसके अंदर है, एंड्स। देन उन सब की डिटेल कि इस वाली सरफेस पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन सी मसल्स हैं जो ओरिजिनेट हो रही है, कौन कौन सी मसल्स इंसर्ट हो रही है, ठीक है। देन ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, ये स्केपुला के एग्जाम में तो एग्जाम्पल में नहीं आएगा, लेकिन जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, तो उसको लिखना है। एंड देन एट लास्ट 5th पॉइंट में अपने को स्पीशीज डिफ्रेंसिएशन लिखना है, ठीक है। कि आप अगर डिटेल में ऑक्स का लिखने को आया है तो उसको आपको कंपेयर करना है हॉर्स के, डॉग के, पिग के, इन सब के उसी सेम स्ट्रक्चर से। जैसे स्कैपुला ऑफ ऑक्स आई है तो क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्कैपुला ऑफ ऑक्स, कंपेयर विद दैट ऑफ हॉर्स, डॉग एंड पिग, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है जब हम स्पीशीज डिफ्रेंसिएशन करते हैं, वो भले ही किसी बोन की हो, ऑर्गन की हो, किसी की भी हो, डायग्राम अगेन इज कंपलसरी, बट आपको उस वक्त डायग्राम डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे स्कैपुला का एग्जांपल वापस से लेते हैं, आपने कैटल के उसमें पूरे लेबलिंग करी, बट जब आप हॉर्स के ऊपर आओगे तो हॉर्स के स्कैपुला में आप पहले सारी चीजें बता चुके हो ऑक्स में, तो जो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्रोमियन प्रोसेस एब्सेंट है, तो आप केवल एक्रोमियन वाली जगह पे एरो करके लिख दोगे एक्रोमियन इज एब्सेंट, ठीक है। तो जो चीज डिफरेंट है केवल वही लेबल करनी है, जो चीज सेम है उसको लेबल करने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। देन एक और चीज ध्यान रखनी है स्पीशीज डिफरेंशिएशन में कि बहुत सारे पॉइंट रिलेटिव होते हैं, कि ये बॉर्डर थोड़ी रिलेटिवली प्रोमिनेंट है, रिलेटिवली शॉर्टर है, रिलेटिवली लॉन्गर है, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होते, है ना। याद रह गए, अच्छी बात है, आंसर लिखने में मदद मिलेगी, बट जो पॉइंट एकदम से कैच करने वाले होते हैं, है ना, जैसे मैंने कहा एक्रूमिंग प्रोसेस एब्सेंट इन केस ऑफ हॉर्स, तो ये वाली चीज आप एकदम, अगर मैं 6 फीट दूर भी कोई स्कैपुला रखता हूँ और ऑक्स के है, हॉर्स के, मैं 6 फीट दूर से उसको बता सकता हूँ कि ये ऑक्स है या हॉर्स है, क्यों, क्योंकि मुझे वो पॉइंट जो है वो दिख रहा है, ठीक है। डॉग की भी जैसे है, तो उसके अंदर बहुत आगे तक एक्सटेंडेड होती है, ब्लंट होती है उसकी एक्रोमियन। दूसरी चीज, उसकी जो क्रेनियल बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स होती है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट है जो कि एकदम से देख करके पहचानते आते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को, जितने भी आईएमपी पॉइंट्स है, या मैं कह सकता हूँ आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स है, हमें एनाटॉमी में उनको याद रखना है, ठीक है। फिर बाकी दूसरे रिलेटिव्स पॉइंट अगर याद रहते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, ज्यादा कैपेसिटी नहीं है या इतनी मेहनत करनी नहीं है जबरदस्ती की, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया लिखने का तरीका। हिस्टोलॉजी में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, एम्ब्रियोलॉजी में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में एक खास बात है कि एम्ब्रियोलॉजी इज लाइक फिजियोलॉजी इन लॉट ऑफ वेज, कि आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको डायग्राम के साथ फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे कार्डियोजेनेसिस के ऊपर क्वेश्चन है कि हार्ट का ग्रोथ कैसे हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो आप वेरियस स्टेप्स जो है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, हर स्टेप का एक छोटा छोटा डायग्राम बनाओगे। फर्स्ट स्टेप हो गई और उसका 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन, देन नेक्स्ट डायग्राम, 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन, लाइक दैट आपको पूरा आंसर लिखना है। एलएक्यू की लेंथ क्या होनी चाहिए एनाटॉमी में, आई थिंक 1.5 to 2 पेजेस इज इनफ, ठीक है। आप इसमें आराम से 60-70+ % ला सकते हो। इफ यू आर एबल टू राइट 2+ पेजेस देन बहुत अच्छी बात है, बट कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसलिए इनफ है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं उसमें लिखते ही रह गए। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टीचर 8 मार्क्स ही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, भले कितना भी अच्छा लिख दो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देन ये एनाटॉमी हो गया, इसके बाद आती है फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी का मतलब है बॉडी के जो फंक्शनिंग है हर एक ऑर्गन के, हर एक स्ट्रक्चर्स की, उसको पढ़ना, ठीक है। इसलिए एनाटॉमी पहले आती है कि चीज क्या है, ठीक है। उसके बाद आती है फिजियोलॉजी। इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि हमें किसी एनिमल की रूमनल मोटिलिटी देखनी है, तो कहाँ से देखनी है, पैरालंबार फॉसा से देखनी है, ऑस्कल्टेट करना है, तो कैसे करना है, कहाँ देखना है, ये तो एनाटॉमी है। स्ट्रक्चर पता होगा तभी उस जगह ऑस्कल्टेट कर पाओगे। ऑस्कल्टेट करके आपको कॉन्ट्रैक्शंस के नंबर मिल गए, पर इसका करोगे क्या, ये फिजियोलॉजी है, ठीक है। कि जो भी आप चीजें देख रहे हो उनका यूज क्या है, दैट इज फिजियोलॉजी। क्योंकि अगर आपको फंक्शन नहीं पता, सिर्फ स्ट्रक्चर पता है, तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये आगे के भी काफी सब्जेक्ट में काम आती है, और ये इजी भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि अपन ने पहले से पढ़ी हुई रहती है। देन फिजियोलॉजी को कैसे लिखना है, वापस से इसमें फ्लो चार्ट कंपलसरी। जैसे एनाटॉमी में डायग्राम्स है,
जो कि कंपलसरी, उसके बिना आपका LAQ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। वैसे ही फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट के बिना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, फिजियोलॉजी में भी 1.5 to 2 पेजेस लेंथ होनी चाहिए एक LAQ की। दैट इज अ वेरी नाइस लेंथ कि उसके अंदर टीचर अच्छे नंबर देता है। ठीक है, फिजियोलॉजी में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, डिफिकल्टी आती नहीं है। ठीक है, कुछ चीजों में डिफिकल्टी आती है, जैसे कि रूमिनेंट का फिजियोलॉजी है और एवियन फिजियोलॉजी। इसके लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं मेरे ओपिनियन में, कि वो सैम्बलिंगम लेते हैं या दूसरी कोई मेडिकल की टेक्स्ट बुक लेते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा वेट वाली जो बुक्स हैं उनको प्रेफर करो। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट है ड्यूक्स फिजियोलॉजी। मैंने जो बुक्स वाला वीडियो बनाया है उसमें इन सब के बारे में बोला है मैंने, बट इधर भी मैं कह रहा हूँ कि ड्यूक्स फिजियोलॉजी को पढ़ो। ठीक है, बाकी किसी सब्जेक्ट में बड़ी बुक पढ़ो ना पढ़ो, फिजियोलॉजी को डेफिनेटली एक अच्छी बुक से पढ़ो, फॉरेन ऑथर की बुक से पढ़ो, और वेटरिनरी स्पेसिफिक पढ़ो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट चॉइस वेटरिनरी नहीं होगा, मे बी सेकंड चॉइस होगी या थर्ड चॉइस होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी फर्स्ट डेफिनेटली होगी, जैसे मेरी। तो क्या होता है कि जैसे मैं फिजियोलॉजी पढ़ने लगा, तो जब शुरुआत में ह्यूमन की बुक देखी ना, तो उसमें मजा नहीं आया, क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल ह्यूमन ह्यूमन जैसा था। मुझे जो एनिमल वाली फीलिंग चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। बट जब ड्यूक्स आप खोलोगे या दूसरी भी जो वेटरनरी स्पेसिफिक बुक्स है फिजियोलॉजी की, आप उनको खोलोगे, तो उसमें क्या मिलेगा कि हर चीज स्पीशीज वाइज दे रखी है। ठीक है, जैसे अगर डाइजेशन की बात करें तो उसमें कैटल का अलग दे के रखा है ना, कैट का देन अलग दे के रखा है, चिकन का अलग दे के रखा है। तो ये वाली सारी चीजें जो डिफरेंसेस है वो देते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जिससे समझ में आएगा कि कैल्शियम जैसे कम हुआ, हाइपोकैल्सीमिया हुआ, कहाँ पे कम हो रहा है? NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ठीक है, एक केस है कैटल का, एक केस है फीमेल डॉग का। ठीक है, काउ के केस में हाई एल्डर काउ है, उसको हाइपोकैल्सीमिया हो गया है मिल्क की रिक्वायरमेंट्स के कारण। जो उसके अंदर एनएमजे में कैल्शियम की कमी आएगी, उससे क्या होगा? उससे उसमें परेसिस दिखेगा, जिसको हम कॉमनली मिल्क फीवर बोलते हैं, बाकी उसका प्रॉपर नेम पेरीपार्चुरियन परेसिस है। ठीक है, मतलब पैरालिसिस दिख रहा है। डॉग के केस में क्या होगा? या कैटल का केस था, इसमें परेसिस था। फीमेल डॉग के केस में क्या होगा? सेम चीज है, हाइपोकैल्सीमिया। साइट कहां पर है? एनएमजे है, पर हो क्या रहा है? टेटनी, प्योर पेरेंट टेटनी मिलती है। ठीक है, तो एक जगह पर फ्लैसिड पैरालिसिस है, दूसरी जगह पे अनकंट्रोलेबल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, टेटनस हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैटल के अंदर जो एक्साइटेशन हो रहा है एनएमजे में, जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे उसमें आएगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कैसे एक्साइटेशन होता है, तो वो नहीं हो पाता। जबकि डॉग के केस में ऑपोजिट है, एक्साइट तो हो जाती है, बट जब रिलैक्सेशन का सिग्नल है वो नहीं होता। तो दो स्पीशीज है, बट सेम कंडीशन में भी उनका जो सिग्नलमेंट आता है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो जब तक आप फिजियोलॉजी अच्छी बुक से नहीं पढ़ोगे, जैसे ड्यूक्स है, तब तक आपको वो मजा नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आएगी फिजियोलॉजी पढ़ने की। ठीक है, देन हम लास्ट में आ जाते हैं लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि मेरे लिए तो सबसे ज्यादा नीरस सब्जेक्ट था। ठीक है, बट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्योंकि एनिमल को हैंडल कैसे करना है, एनिमल रहता कैसे, इस सब के बारे में अब लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखोगे। ठीक है, शॉर्ट में जिसको हम LPM बोलते हैं। LPM में बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। दूसरी चीज इसके अंदर एक चीज आ जाती है कि लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जो टेक्स्ट बुक है वो तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से टीचर के नोट्स इसमें सबसे ज्यादा रोल निभाते हैं। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मेनली बुक्स को रेफर करना है। LPM में आई सजेस्ट कि टीचर्स के नोट्स को प्रेफर करना है। ठीक है, इसके ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है, तनुवास के नोट्स हैं, इनको भी डेफिनेटली पढ़ सकते हो। बुक्स के अंदर तो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, बाकी जो टीचर्स नोट प्रोवाइड करते हैं उसको भी बताना है, क्योंकि LPM के यूजुअली जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजन स्पेसिफिक होते हैं, हर जगह अलग अलग चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। दूसरी चीज LPM के केस में क्या होता है कि इतना डीप में या सच कंसेप्ट, साइंस वाला कंसेप्ट नहीं होता है ना। इसके अंदर अपने को जनरल चीजें देखनी होती है कि हाउसिंग कैसे है, ठीक है, अपन फीडिंग कितनी कर रहे हैं, या पोल्ट्री में जाने तो ब्रूडिंग मैनेजमेंट कितना है, हैचरी में रख रहे हैं तो एग का इंक्यूबेशन कितना है। तो जनरल पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है, बट एरिया जो उसका होता है वो बहुत वास्ट होता है स्कोप। ठीक है, LPM का। तो मोस्टली LPM में यही प्रॉब्लम आती है कि इतना सारा पढ़ने में हम भूल जाते हैं। तो आई सजेस्ट कि वैसे भी अगर मैं बोल रहा हूँ कि बुक्स पढ़नी है तो ज़्यादा बुक्स पढ़ नहीं पाओगे। सो आई सजेस्ट कि आप एनाटमी को पढ़िए बुक से, फिजियोलॉजी को तो पढ़िए ही पढ़िए, किसी को पढ़ो ना पढ़ो, फिजियोलॉजी को तो बड़ी बुक से पढ़ना ही है। एंड देन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए टीचर्स के नोट्स को मेनली रेफर करना है। ठीक है, देन गोल्स का तो है कि आपको गोल्स क्या करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आप PG के लिए, ARS और इन सब के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन होता है कि वेटरिनरी साइंस और एनिमल साइंस। ठीक है, तो जो एनाटमी है वो वेटरिनरी साइंस का सब्जेक्ट है, और फिजियोलॉजी इवन दो पढ़ने में वो वेटरिनरी वाला है, बट एग्जाम में वो एनिमल साइंस के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो ICAR की एग्जाम होती है PG के लिए वेटरिनरी में, उसके दो पार्ट होते हैं, एज इन दो सब्जेक्ट होते हैं, आपको दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, या तो वेटरिनरी साइंस या एनिमल साइंस। वेटरिनरी साइंस में सारे ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड जो भी अलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, जैसे
यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एनाटमी है, देन आपको पैथोलॉजी आएगा, देन आगे फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ये सारे सब्जेक्ट वेटरनरी साइंस में आते हैं। और एनिमल साइंस में सारे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, एक्सटेंशन, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आपको आगे पीजी एनिमल साइंस के सब्जेक्ट से करनी है तो आपको एनिमल साइंस के सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉलेज की एग्जाम तो बहुत ईजी होती है, इजीली पास हो जाते हैं, बट जो पीजी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके अंदर आपको थोड़ी डीप में पढ़ाई करनी पड़ती है। ओके, अगर आप वेटरनरी में जाना चाह रहे हैं, वेटरनरी साइंस में, तो आपको एनाटमी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बट एक चीज ध्यान रखना कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन बेसिक नॉलेज तो सारे सब्जेक्ट का जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट यूजी के सिलेबस में रखे तो फील्ड में सारे ही काम आने वाले हैं। तो जनरल तो सब पढ़ना है, बट जो पीजी में पर्टिकुलर उठाना चाह रहे हैं सब्जेक्ट, उसको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देन व्हाट इज वेटेज। तो बेसिकली हर सब्जेक्ट का वेटरनरी में वेटेज अलग अलग है। तो एक चीज नोटिस करी होगी कि एनाटमी, फिजियोलॉजी, एलपीएम, सबके ब्रैकेट में मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो ये क्या है, ये क्रेडिट आवर्स है। हर सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं। क्रेडिट आवर्स मतलब वीक में, एक हफ्ते में उस सब्जेक्ट की कितनी क्लासेस लगने वाली है। सो एनाटमी की 7 क्लासेस लगेगी, 4 थ्योरी 3 प्रैक्टिकल। फिजियोलॉजी में 4 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। एलपीएम में 4 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल। तो यही जो है वो उसका वेटेज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, जैसे एनाटमी में आपको एक्स नंबर आए फाइनली, तो उसका ओवरऑल जब आपका ग्रेड पॉइंट टोटल कैलकुलेट होगा तो उसमें 7/18, वाई 7, बिकॉज ये 7 है, 18 क्योंकि इन तीनों का टोटल 18 है, तो ये आपका एनाटमी का ग्रेड हो जाएगा। वैसे ही आप फिजियोलॉजी के करोगे तो फिजियोलॉजी के अंदर सपोज फिजियोलॉजी में वाई मार्क्स है और आपका ये 5 है ना, इसका क्रेडिट आर। तो वाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। वैसे ही लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जेड इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18। इस हिसाब से आपके ग्रेड पॉइंट कवर होंगे। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी स्टडी में। इसकी इंपॉर्टेंस ये कि एनाटमी जो है उसका सबसे ज्यादा रोल है आपका ओजीपीए बनाने में। ठीक है, क्योंकि एनाटमी का ग्रेड पॉइंट या जो क्रेडिट पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, देन एलपीएम का है, देन फिजियोलॉजी का है। तो जो हम टाइम दे रहे हैं किसी सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए वो उसी के प्रोपोर्शनल में रहेगा। ठीक है, देन व्हाट आर दी पासिंग रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं पासिंग रिक्वायरमेंट्स है 50%। अब ये कैसे डिवाइडेड है, तो हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, मैंने पहले कहा। एक्सटर्नल में पेपर 1 और दूसरा पेपर 2, ये एक्सटर्नल हो गए। देन इंटरनल में 1, 2 और 3, 3 इंटरनल होते हैं, जिसमें से कोई भी 2 इंटरनल के मार्क्स कंसिडर करे जाते हैं फाइनल रिजल्ट के लिए, जो कि बेस्ट होते हैं, बेस्ट 2 आउट ऑफ 3। एंड देन प्रैक्टिकल एग्जाम होती है जिसके अंदर भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसे बनाते हैं कि जो एक्सटर्नल एग्जाम है उसमें पेपर 1 में जो भी नंबर आए और पेपर 2 में जो भी नंबर आए उनको हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 5। क्यों, क्योंकि ये पेपर 100 मार्क्स का होता है और इसको हमें कन्वर्ट करना है 20 में। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देन हम इंटरनल में जो भी हमारे इंटरनल थे, तो इंटरनल 1 में और इंटरनल 2 जो भी 2 कंसिडर करें उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4। क्यों, क्योंकि ये 40 मार्क्स का होता है, इसको कन्वर्ट करना है 10 मार्क्स में। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए। देन इसके जो नंबर आएंगे एक्सटर्नल के प्लस इंटरनल के, ये दोनों मिला करके इक्वल और मोर देन 30 होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 30 तो होने चाहिए, देन यू आर पास। अगर 30 के बिलो है तो आप पास नहीं है उस सब्जेक्ट में। ठीक है, ये थ्योरी सेक्शन है। देन प्रैक्टिकल के अंदर 60 मार्क्स का पेपर होता है, आप इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा 20 मार्क्स में। ठीक है, और इस 20 में भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के 40 है, तो 40 में से 20 मतलब 50% आपके बनने चाहिए और दोनों थ्योरी प्रैक्टिकल मिला करके 50% आ जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि सप्लीमेंट्री का सिस्टम ऐसा होता है कि आपको 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, 3 में से किसी 2 सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री मिल सकती है। तो बेसिकली जो बच्चे बहुत वीक है उनके लिए पॉइंट है कि आप एटलीस्ट कोशिश करो कि एक पेपर में पास होना ही है। ठीक है, 2 में सप्लीमेंट्री मिल सकती है। हालांकि अगर ये सारी बातें जो मैंने कही उनको अप्लाई करोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सप्ली की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। व्हाट सब विच सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, तो सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट मैं एक चीज कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि आपका इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, दूसरी चीज की इंटरेस्ट हमेशा इनहेरेंट नहीं होता। ठीक है, एक तो है जो इनहेरेंट इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे मुझे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में इंटरेस्ट था। ठीक है, इन जनरल शुरुआत में था, जैसे पहले देखी पहली बार में ऐसा लगा कि नहीं बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें इंटरेस्ट थोड़ा पढ़ने के बाद आता है ना। जैसे सेकंड ईयर के अंदर माइक्रो ऐसा सब्जेक्ट था जिसके अंदर शुरुआत में आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, बट जब मैंने उसको बड़ी बुक उठाई, मैंने मॉफी पढ़ी, है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ना चाहिए।
तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि एक्वायर्ड इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो वो कब होगा? जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। अगर आप सिर्फ जो सीनियर के नोट्स बहुत सालों पुराने वाले चले आ रहे रहते हैं, आप वैसे पढ़ोगे तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सब इंटरेस्ट तब डेवलप होगा जब आप खुद से अच्छी कोई बुक पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देन आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली चीज तो बुक्स है, दूसरी चीज टीचर के नोट्स, तीसरी चीज ऑनलाइन नोट्स जो कि आईसीआर के भी हैं, तनुवास के भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, डेफिनेटली एलपीएम में तो बहुत मदद करने वाले हैं। उसके बाद कॉलेज के खुद के नोट्स होते हैं, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी एनडीवीएसयू है, तो उसके अंदर भी एनडीवीएसयू के स्टडी मटेरियल है अवेलेबल, सारे सब्जेक्ट के तो नहीं है लेकिन एलपीएम के अवेलेबल हैं। तो आप इन पे बहुत अच्छे से जो भी आपको चीज़ वीक लग रही है या देखनी है, ढूंढ सकते हैं। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज है मुझे जो लगती है वो है यूट्यूब। यूट्यूब में मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे भी चैनल्स हैं जो कि बना रहे हैं, और कई सारे हैं जो कि पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पे बना रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। वहाँ पे आपको सारी डिटेल सब्जेक्ट की मिल जाएगी। मेरे चैनल पे मैंने अभी एनाटमी के बना लिए हैं कुछ कुछ वीडियो, फिजियोलॉजी के जो हाईली इंपॉर्टेंट है, एवियन फिजियोलॉजी है, वो थोड़ी बच्चों की वीक होती है यूजुअली, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, रूमिनेंट का डाइजेशन पे। और भी आगे वीडियो बनने वाले हैं, एलपीएम पे भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियो बनाना। तो आप जो भी यूट्यूब है उस पर भी बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टा पे भी रिसोर्सेज आपको मिल जाएगी डेफिनेटली। टेलीग्राम पे तो बहुत सारी बुक्स और पीडीएफ दूसरी मिल जाती है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक बटन को दबाएं, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन भी दबाना। ठीक है, थैंक यू।